नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 1971 के उस हिस्टोरिक भारत-पाकिस्तान युद्ध की। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ दो पड़ोसी देशों की आम लड़ाई बिल्कुल नहीं थी। आज हम समझेंगे कि आखिर कैसे भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को हराया, बल्कि सुपर पावर अमेरिका को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, और वो भी रशिया की मदद से। भारत की वो अचूक रणनीति क्या थी और कैसे लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, ये सब आज इस चर्चा में डिटेल में जानेंगे। तो शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प और हैरान करने वाले सवाल से करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 13 दिन तक चलने वाला एक रीजनल युद्ध अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच लगभग एक न्यूक्लियर टकराव का कारण कैसे बन गया? सुनने में किसी हॉलीवुड थ्रिलर मूवी जैसा लगता है ना, लेकिन ये बिल्कुल सच है। इस वॉर के पीछे बड़े पैमाने पर चल रहा जियोपॉलिटिकल खेल सच में बहुत खतरनाक था। इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हमने इस विश्लेषण को कुछ हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे कोल्ड वॉर का ग्लोबल चेस बोर्ड, फिर बात करेंगे बे ऑफ बंगाल में उन सुपर पावर्स की सीधी टक्कर की, उसके बाद भारत की तेज मिलिट्री स्ट्रैटेजी को समझेंगे, फिर आएगा ढाका का ऐतिहासिक सरेंडर, और आखिर में हम बात करेंगे उन 93,000 युद्ध बंदियों की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, द ग्लोबल कोल्ड वॉर चेस बोर्ड। आइए इस बैकग्राउंड को थोड़ा समझते हैं। देखिए, 1971 में दुनिया के ग्लोबल अलायंसेस एकदम साफ थे। एक तरफ था अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना का गुट। अब अमेरिका पाकिस्तान का सपोर्ट क्यों कर रहा था? क्योंकि उन्हें सोवियत यूनियन के बढ़ते प्रभाव को रोकना था और चाइना के साथ नए डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाने थे। वहीं दूसरी तरफ सोवियत यूनियन ने भारत का खुलकर पूरी ताकत से साथ दिया। असल में अगस्त 1971 में ही दोनों देशों ने एक इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की थी, और आप मानेंगे नहीं, इस ट्रीटी ने आगे चलकर भारत के लिए एक बेहद मजबूत ढाल का काम किया। उस वक्त माहौल कितना टेंस था, इसका अंदाजा आप यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के एक संदेश से लगा सकते हैं। जब अमेरिका को यह रियलाइज होने लगा कि भाई भारत की जीत तो अब लगभग निश्चित है, तो निक्सन ने सोवियत लीडर लियोनिड ब्रेजनेव को सीधे तौर पर एक बेहद सख्त संदेश भेजा। उन्होंने लिटरली दबाव डालते हुए कहा कि सोवियत यूनियन अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करे और भारत को रोके। ये कोट अपने आप में इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि पर्दे के पीछे भारत को रोकने के लिए कितना भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा रहा था। और यही अंतर्राष्ट्रीय दबाव हमें लाता है इस कहानी के सबसे थ्रिलिंग पार्ट पर, हमारा दूसरा सेक्शन, सुपर पावर्स इन द बे। हुआ ये कि 10 दिसंबर 1971 को सिचुएशन एकदम हाथ से निकलने लगी। प्रेसिडेंट निक्सन ने अचानक बे ऑफ बंगाल में यूएस टास्क फोर्स 74 को उतार दिया। और इस पूरे फ्लीट को लीड कौन कर रहा था? यूएसएस एंटरप्राइज, जो कि एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर था। इसका मकसद बहुत ही क्लियर था, इंडियन फोर्सेस को डराना और उन पर साइकोलॉजिकल प्रेशर डालना। एक आम क्षेत्रीय लड़ाई के बीच न्यूक्लियर कैरियर का आना, ये इस कन्फ्लिक्ट में एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक मोड़ था। लेकिन क्या भारत वहां अकेला पड़ गया था? बिल्कुल नहीं। सोवियत यूनियन ने तुरंत एक्शन लिया और एक जबरदस्त काउंटर डिप्लॉयमेंट कर दिया। रशिया ने अपने व्लादिवोस्टॉक बेस से क्रूजर्स और डिस्ट्रॉयर्स के 2 ग्रुप्स भेज दिए, जिन्होंने इंडियन ओशन में यूएस टास्क फोर्स का ठीक पीछे से पीछा करना शुरू कर दिया। और उससे भी बड़ी बात, यूएसएस एंटरप्राइज को पीछे हटने पर मजबूर करने के लिए उन्होंने अपनी एक न्यूक्लियर सबमरीन भी डिप्लॉय कर दी। रशिया की जबरदस्त मदद ने अमेरिका के इस प्रेशर टैक्टिक को पूरी तरह फेल कर दिया। इस ग्लोबल बैकअप की वजह से भारत को बिना किसी डर के अपनी स्ट्रैटेजी पर फोकस करने का रास्ता मिल गया। तो इस ग्लोबल ड्रामे के बीच ग्राउंड पर क्या हो रहा था, यही हमारा तीसरा हिस्सा है, इंडियाज स्विफ्ट मिलिट्री स्ट्रैटेजी। अगर हम भारत की मिलिट्री स्ट्रैटेजी को ध्यान से देखें तो ये मेनली 3 हिस्सों में बटी हुई थी। पहला स्टेप था ईस्टर्न फ्रंट पर एक तेज ब्लिट्जक्रीग अटैक, मतलब दुश्मन की मजबूत पोजीशंस पर रुककर उलझने के बजाय उन्हें बाईपास करके तेजी से आगे निकल जाना। दूसरा स्टेप था वेस्टर्न फ्रंट पर एक बहुत ही सॉलिड डिफेंसिव होल्डिंग पैटर्न बनाए रखना, ताकि उस तरफ से कोई नया खतरा ना आए। और तीसरा सबसे क्रूशियल स्टेप था इंडियन नेवी द्वारा ईस्ट पाकिस्तान की पूर्ण नेवल ब्लॉकेड। इस कारगर रणनीति ने इतनी तेजी से काम किया कि पाकिस्तानी डिफेंसेस चारों तरफ से घिर गए और पूरी तरह से लाचार हो गए। आइए गौर करते हैं इस पूरे ऑपरेशन की टाइमलाइन पर। इस स्ट्रैटेजी की रफ्तार सच में हैरान करने वाली थी। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स किए, जिसे ऑपरेशन चंगेज खान कहा गया। उसके अगले ही दिन 4 और 5 दिसंबर को इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत कराची पोर्ट को कंप्लीटली ब्लॉकेड कर दिया। फिर 11 दिसंबर आते आते इंडियन फोर्सेस ने हवा के रास्ते एक मैसिव टंगाइल एयर ड्रॉप भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिया।
सोचिए, सिर्फ 8 दिनों के अंदर भारत ने अपने इतने बड़े स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हासिल कर लिए थे। अब मैंने थोड़ी देर पहले ब्लिट्सक्रीग शब्द का इस्तेमाल किया था। इसका असल मतलब होता है मोबाइल और मैनूवरेबल फोर्सेस का इस्तेमाल करके दुश्मन पर एक अचानक, तेज और अचूक हमला करना। इंडियन आर्मी ने ईस्टर्न थिएटर में एग्जैक्टली यही स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने छोटी छोटी मजबूत पकड़ वाली जगहों पर अपना वक्त और एनर्जी बर्बाद नहीं की, वो बस आगे बढ़ते गए, जिससे पाकिस्तानी फोर्सेस का मनोबल और उनका आत्मविश्वास बुरी तरह से टूट गया। उन्हें समझ ही नहीं आया कि इस रफ्तार का जवाब दें कैसे। और इस बेहतरीन रणनीति का अल्टीमेट परिणाम हम देखते हैं अपने अगले हिस्से में, द हिस्टोरिक ढाका सरेंडर। तारीख थी 16 दिसंबर 1971। सिर्फ 13 दिन, जी हां, महज 13 दिन के इस छोटे मगर बेहद प्रभावी युद्ध के बाद ढाका के रमना रेस कोर्स में इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर किए गए। ईस्ट पाकिस्तान की सरकार उस वक्त तक पूरी तरह कोलैप्स हो चुकी थी। पाकिस्तानी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी के पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं था और उन्होंने बिना किसी और विरोध के चुपचाप आत्मसमर्पण कर दिया। जो हमें लाता है इस चर्चा के 5वें और आखिरी हिस्से पर, 93,000 प्रिजनर्स। इस सरेंडर का स्केल आखिर कितना बड़ा था? आप जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 90,368 यानी लगभग 93,000 सैनिक। आपको पता है, वर्ल्ड वॉर II के बाद से ये अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में किसी भी सेना का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। इतनी विशाल संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों और अधिकारियों का एक साथ हथियार डाल देना, ये एक ऐसा हैरान करने वाला सच है जो इस जीत के पैमाने को बहुत ही साफ तौर पर बयान करता है। अगर हम इस सरेंडर का थोड़ा और डिटेल में ब्रेकडाउन देखें तो नंबर्स और भी शॉकिंग है। अकेले पाकिस्तान आर्मी के 54,000 से ज्यादा सोल्जर्स इसमें शामिल थे। इसके अलावा लगभग 22,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस और 12,000 सिविल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी इसमें थे। इन सबने हथियार डाल दिए। इस एक आत्मसमर्पण ने एक ही झटके में पाकिस्तान की पूरी सेना का 1/3 यानी 1/3 हिस्सा पूरी तरह खत्म कर दिया था। ये विक्ट्री हर मायने में बिल्कुल एब्सोल्यूट थी। और इस सब का फाइनल नतीजा क्या निकला? भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद में ये ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि ढाका अब एक स्वतंत्र देश की राजधानी है। हम बांग्लादेश के लोगों का उनकी इस जीत के वक्त अभिनंदन करते हैं। इस एक डिक्लेरेशन के साथ ही ग्लोबल मैप पर एक नए आजाद राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म मार्क हो गया। तो चलिए इस विश्लेषण को हम एक अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। महज 13 दिन के इस युद्ध ने जियोपॉलिटिकल पावर डायनामिक्स को कुछ इस तरह से पलट कर रख दिया, जिसका असर आज भी हमारे सबकॉन्टिनेंट में साफ दिखता है। भारत की वो अचूक रणनीति, रशिया का टाइम पर मिला ग्लोबल बैकअप और 93,000 सैनिकों का वो हिस्टोरिक आत्मसमर्पण, इन सब ने मिलकर आज के दक्षिण एशिया का बैलेंस हमेशा के लिए तय कर दिया। आखिर इस एक लड़ाई ने आगे आने वाले दशकों के लिए जियोपॉलिटिक्स के क्या नए नियम बनाए? इस सवाल पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस ऐतिहासिक कहानी ने आपको काफी कुछ नया सीखने पर मजबूर जरूर किया होगा।